बिना चुनाव लड़े ही गुजरात की सूरत सीट बीजेपी जीत गई है। और जब आप इसकी इनसाइड स्टोरी यानी अंदर की कहानी पता करेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको अचंभा भी होगा कि राजनीति में आखिर क्या क्या गेम खेलते हैं लोग। देखिए, बीजेपी का ऑपरेशन निर्विरोध क्या है और कांग्रेस ऐसा क्यों आरोप लगा रही है कि हमारे कैंडिडेट्स का अपहरण हुआ है, मैच फिक्सिंग की गई है बीजेपी की तरफ से। और क्या सुप्रीम कोर्ट रोकेगा बीजेपी की ये जीत, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि हम ये मामला लेकर ईसी, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएंगे। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, चुनाव से पहले ही आखिरकार बीजेपी जीत कैसे गई। दूसरा, सामने आया बीजेपी का ऑपरेशन निर्विरोध। आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार पीछे की कहानी क्या है, कैसे होटल में ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। तीसरा, कांग्रेस ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए हैं। चौथा, ये क्रोनोलॉजी जानेंगे जब आपकी, कैसे टाइमलाइन जब आप जानेंगे कि कैसे डेट वाइज डेट पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई तो वो आप उसको जानकर हैरान रह जाएंगे। और पांचवा, नामांकन रद्द करने के कानून क्या होते हैं, वो भी रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको जानना है। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। मतलब जो पहले सामने चीज दिखी वो कुछ और थी, लेकिन बाद में अंदर की कहानी जो पता चली वो कुछ और थी। तो देखिए, चुनाव से पहले ही कैसे जीती बीजेपी, तो शुरू से अगर मैं आपको कहानी बताऊं तो देखिए, सूरत की सीट यानी गुजरात की जितनी भी 26 सीटें हैं उस पर 7 मई को चुनाव होने वाला था, लेकिन सूरत की सीट पर बीजेपी पहले ही जीत जाती है। अब इधर के प्रत्याशी कौन कौन थे? मुकेश दलाल तो बीजेपी के प्रत्याशी थे वर्सेस कांग्रेस के नीलेश कुंबानी। अब हुआ क्या कि नीलेश कुंबानी के जितने भी गवाह थे, कि जब भी आप नामांकन पत्र भरते हो तो आपके साथ जो प्रपोजर होता है यानी जो आपके गवाह होते हैं वो उस पर साइन करते हैं, तभी आपका वो नामांकन पत्र एक्सेप्ट किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से। तो नीलेश कुंबानी के जितने भी 4 गवाह थे वो पलट गए। उन्होंने कहा हमारे साइन गलत हैं, ये नामांकन पत्र रद्द कर दिया। यानी उन्होंने एक एफिडेविट दिया कि हमने जो ये गवाह थे नीलेश कुंबानी के कांग्रेस के, और ये गवाह भी मैं आपको बता दूं कौन थे, इनके घर वाले थे। कोई भतीजा था, कोई बिजनेस पार्टनर था, कोई चचेरा भाई था, कोई क्या था, तो घर वाले। तो सामने आया कि भैया कांग्रेस के नीलेश कुंबानी को ही घर वालों ने ही धोखा दे दिया। उनके जो गवाह बने थे घर वाले ही, उन्होंने ही उनका नामांकन पत्र जो है उसको रद्द करवा दिया। देखिए, ईसी ने प्रत्याशी डमी का नामांकन किया रद्द, तो जैसे ही इलेक्शन कमीशन के पास या रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये पहुंचा कि भैया ये जितने भी साइन किए गए हैं गवाह की तरफ से, उन्होंने बोल दिया है कि गलत हैं। और इनफैक्ट जो डमी कैंडिडेट था, एक कैंडिडेट उतारते हैं कि अगर प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो जाता है तो पार्टी एक डमी कैंडिडेट को उतारती है कि अगर ये नहीं लड़ पाएगा तो डमी कैंडिडेट, तो उसका भी नामांकन रद्द हो गया। अब घर वालों ने दिया कांग्रेस प्रत्याशी को धोखा, ये पूरी खबर फैल गई। और ये जो बाकी के 8 प्रत्याशी थे वहां पर उस सीट पर, बाकी के जो 8 प्रत्याशी थे जो सूरत सीट से लड़ने वाले थे, उन्होंने भी अपना जो पर्चा है वापस ले लिया। तो जब सब पीछे हट गए तो बीजेपी के मुकेश दलाल यहां से निर्विरोध जीत गए। तो ये थी सामने वाली दिखाने की कहानी। अब अगले पॉइंट में मैं आपको बताती हूं कि आखिरकार अंदर की कहानी क्या थी। तो दूसरे पॉइंट में देखिए कि सामने आया बीजेपी का ऑपरेशन निर्विरोध। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके ही घर वालों ने यानी कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं उनके ही घर वालों ने उनको धोखा दिया है, बल्कि खुद कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी से मिले हुए थे। और ये पूरी स्क्रिप्ट कहां रची गई? बीजेपी ने 5 स्टार होटल में चलाया। ये ऑपरेशन ले मेरिडियन उसका नाम कहा जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश बीजेपी से मिले हुए थे और अब ऐसा कहा भी जा रहा है कि जल्द ही विदिन 1 वीक बीजेपी में जाके शामिल भी हो जाएंगे। अच्छा, हुआ ये जो प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावक चला रिश्तेदार को बनाया। इन्होंने क्या किया कांग्रेस प्रत्याशी ने कि किसी कार्यकर्ता को गवाह नहीं बनाया, बल्कि ही अपने ही जानकारों को, अपने ही गवाहों को प्रस्तावक बनाया, क्या ताकि वो उनको बोल दें कि तुम पीछे हट जाना। फिर हुआ क्या? देखिए, मैंने आपको बताया था कोई बहनोई था, कोई भतीजा था, कोई बिजनेस पार्टनर था, कोई भांजा था, यहां तक कि जो डमी प्रत्याशी भी था वो भी उन्हीं के जानकार का था, और जो उनका प्रस्तावक था वो भी इनके ही रिश्तेदार में से कोई था। तो फिर हुआ ये कि जितने भी पर्चे भरे गए थे, चाहे ये जो है डमी का जो प्रत्याशी था उसका पर्चा भरा गया था, जो इनका खुद का पर्चा भरने वाला था, इन्होंने भी जितने पत्र, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि आपको 2-3 मौके देता है कि आप 3-4 नामांकन पत्र भर दो, फिर उसमें जो भी होगा अगर एक में खराबी निकल आती है तो दूसरा वाला एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन इधर तो जितने भी सारे पत्र थे वो सब कैंसिल हो गए। देखिए, चारों प्रस्तावकों ने बताया कि हस्ताक्षर फर्जी है। वो एक एफिडेविट पहुंचाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास कि हम जितने भी हम गवाह हैं, हमने जो ये जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं इनके नामांकन पत्र पे साइन किया है वो सही नहीं है, हमारे नहीं है।
और फिर एक साथ सब लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मीडिया कॉल कर रहा है, हमारे भी फोन नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर है, चुनाव आयोग है, वो फोन कर रहे हैं कि भाई साहब आप कुछ आओ तो सही, बताओ तो सही, गलत है सही है। तो ना ही कांग्रेस प्रत्याशी कुछ फोन उठा रहे हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और ये जितने भी गवाह थे, बहनोई, भतीजा, बिजनेस पार्टनर, ये सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं और किसी की कोई जानकारी नहीं होती है। और नतीजन क्या होता है, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भाजपा के अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वहां के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात के, उनकी निगरानी में पूरा ऑपरेशन हुआ है। और देखिए फिर बसपा, छोटे दलों के और जो 4 प्रत्याशी थे, वो सब जाके फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फिर फार्म हाउस से वो डायरेक्ट जो है वो भी अपना बोल देते हैं कि हमको तो नामांकन करना ही नहीं है, जो हमने नामांकन किया था, जो आखिरी डेट थी, अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। 8 प्रत्याशी वहां से नामांकन वापस लिए, बाकी के निर्दलियों को भी वहीं होटल में बुला के सबको उधर बता दिया जाता है कि आप लोग अपने राजी कर लिया जाता है कि अपने नामांकन वापस ले लो, और ये सारे नामांकन वापस ले लेते हैं। और देखिए ये जो सेफ सीट, अच्छा मैं आपको ये सवाल बाद में बताऊं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जब पूरा कार्यक्रम, ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ऑपरेशन निर्विरोध की, इसके बाद क्या होता है, बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मुकेश दलाल, वो यहां से जीत जाते हैं, क्योंकि इन सबसे किसी से भी संपर्क नहीं हो पाता है। और अगले वाले पॉइंट में मैं आपको टाइमलाइन भी बताने वाली हूं कि किस डेट को क्या हुआ और कैसे ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग हुई। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि सवाल ये है कि आखिरकार जो ये सेफ सीट है सूरत, इस पर बीजेपी को ऐसा गेम क्यों खेलना पड़ा। अब देखिए इसमें मैं अगर आपको बताती हूं कि जो सूरत की सीट है वो 1989 से बीजेपी जीतती आ रही है। पिछली बार अगर 2019 की बात करती हूं तो 6 लाख के मार्जिन से जीती थी। तो सवाल तो आपके और मेरे मन में यही आएगा कि जब इतनी सेफ सीट है तो सवाल तो यही उठेंगे कि आपने इन सबको खरीदा होगा। आपने ये जो कांग्रेस प्रत्याशी जो आपके पाले में आए हैं और ये जितने 8 प्रत्याशी हैं, इन सब ने नाम वापस लिए, तो आपने कुछ पैसा दिया होगा। ये जो होटल में ले जाकर आप इनको, तो कुछ पैसे का लेन देन, तो आपने इतनी जद्दोजहद की, वो भी सेफ सीट के लिए, सूरत जैसी सीट जो हमेशा से आपकी थी। तो इसके पीछे ये कयास, और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया संदेश देने की कोशिश है, ये साइकोलॉजिकल वार खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गुजरात में कांग्रेस के प्रत्याशी ही उनके नहीं हैं, वो लोग पैसों के कारण या हमारे ऊपर, वो हमारी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो हमारे में शामिल होना चाहते हैं। और देखो तो ये जो साइकोलॉजिकल वार होती है ना कि आप सामने वाले को जो है, सामने वाले का मनोबल एकदम तोड़ दो, और एक मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि गुजरात में तो भैया बीजेपी का राज है। देखिए एक रूपाला मामला भी चल रहा है, मैंने शो ही करके यहीं पे आपको बताया था कि कैसे पुरुषोत्तम रूपाला के नामांकन के खिलाफ पूरा क्षत्रिय समाज, पूरा राजपूत समाज उतर गया है, और इसकी जो आग है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी पहुंच गई है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी मैसेजिंग हो सकती है कि ये जो छोटे मोटे प्रोटेस्ट हैं उनसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं करने वाला है, और जो इन्होंने इतना बड़ा गेम खेल के मैसेजिंग देने की कोशिश की है, उसमें ये माना जा रहा है कि एक तरीके से उन्होंने एक चाल चली है कि कैसे सामने वाले यानी विपक्ष दलों का मनोबल तोड़ा जाए। तो ये पूरा मामला है। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए कि आखिरकार कांग्रेस बीजेपी पर क्या आरोप लगा रही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो अभी नॉट रीचेबल हैं, ना फोन उठा रहे हैं, ना उनके कोई अते पते हैं, उनके घर के बाहर, कुंबाणी के घर के बाहर जनता का गद्दार लिख दिया है लोगों ने। ठीक है, कांग्रेस की मांग है कि ये जो भी सूरत सीट का चुनाव है इसको पोस्टपोन कराया जाए, इसकी जांच की जाए। वो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये लोग मिले हुए नहीं थे, मैच फिक्सिंग की गई है बीजेपी के द्वारा। सरकार की धमकी, सरकार ने इनको धमकी दी है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। उन लोगों को किडनैप कर लिया गया, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग सोचता है कि इन लोगों से पूछें कि नामांकन पत्र में आपके साइन ठीक है नहीं है, आपको 1 दिन का टाइम भी दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि भैया ऑफिस आइए और इस मामले का सलटारा कीजिए, लेकिन ना ही कोई आता है, ना ही कोई फोन उठाता है, तो सब अंडरग्राउंड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की धमकी है, कांग्रेस ऐसा कह रही है कि हमारे जितने भी लोग हैं इन सबका अपहरण कर दिया गया है। तो देखिए कांग्रेस ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट तक हम इस लड़ाई को लेकर जाएंगे, और ये पूरी जो मामले की है जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। कांग्रेस तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ये चुनाव अधिकारी इन्वॉल्व थे, कहीं इसमें भी जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आप एक साथ सारे पर्चे कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं। अब मैं आपको 2 ट्वीट्स दिखा देती हूँ। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है, जनता ने अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। फिर आगे देख लीजिए, जयराम रमेश ने वही क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश की है कि कैसे सब गायब हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और फिर बताया है
इसके पीछे की जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आखिरकार सूरत इतनी सेफ सीट है तो आखिरकार बीजेपी को ये गेम क्यों करना पड़ा, तो जयराम रमेश अपने पोस्ट में ये लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अन्याय काल में एमएसएमई मालिकों और व्यवसायियों की परेशानियों एवं गुस्से को देखते हुए भाजपा इतनी बुरी तरह से डरी है कि वह सूरत लोकसभा के मैच को फिक्स करने का प्रयास कर रही है। इस सीट को वह लोग 1984 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जीतते आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो जनता के बीच में है, क्योंकि इन लोगों को हार का डर है, तो इसलिए इन्होंने पहले ही मैच फिक्स कर दिया है। ये जयराम रमेश का कहना है। चौथा देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टाइमलाइन बताने वाली हूं, तो देखिए क्रोनोलॉजी जानकर हैरान हो जाएंगे। 18 अप्रैल को नीलेश कुंबानी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अपना नामांकन पत्र भरते हैं। फिर 19 अप्रैल को बीजेपी का एक कार्यकर्ता ये आरोप लगाता है कि इनके नामांकन में जो सिग्नेचर हैं वो ठीक नहीं है, आप इसकी जांच करो, इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचता है। अप्रैल 20 को गवाहों का शपथ पत्र आया कि हमारे साइन गलत है, कि जो खुद गवाह थे यानी कांग्रेस प्रत्याशी जिनको लेकर गए थे एज अपने प्रस्तावक बनाकर, अपने गवाह बनाकर कि भैया आप साइन कर देना, वही बोल देते हैं एफिडेविट देकर, एक हलफनामा देकर कि हमारे साइन इससे मैच नहीं कर रहे हैं। फिर अप्रैल 21 को ऑफिस पहुंचने का ईसी वक्त देता है कि भैया आओ, इस चीज को निपटारा करो, आप आओ और बताओ साइन गलत है नहीं है, क्या आपका टेक है। लेकिन उनमें से कोई नहीं आता है, ना कोई फोन उठाता है। और फिर अप्रैल 21 को नामांकन नीलेश कुंबानी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है। और अप्रैल 22 को बाकियों ने भी ले लिया नाम, जो 8 प्रत्याशी थे वो भी नाम ले लेते हैं। तो जब सारे ही पीछे हट गए तो जो एक कैंडिडेट है, जो एक ही जो रेस में भाग रहा है, उसको जिता दिया इलेक्शन कमीशन ने और पहुंच गए फिर वो प्रधानमंत्री जी के पास कि सूरत की सीट यानी लोकसभा चुनाव को जीतने का आगाज हमने कर दिया है, गुजरात की पहली सीट सूरत हमने निर्विरोध जीत ली है। तो ये मैसेजिंग देने की कोशिश की गई। पांचवा आप ये भी देख लीजिए कि आखिरकार नामांकन रद्द करने वाला कानून क्या होता है और इलेक्शन कमीशन कोई भी नामांकन पत्र आखिर कैंसिल करती है तो कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिसपे वो नॉमिनेशन पेपर जो है रद्द हो जाता है। तो देखिए सामने मैंने लिख रखा है आरपी एक्ट, जिसे कहते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसके आधार पर देखिए मैंने आपको बताया जो गवाह होते हैं उनको इंग्लिश में कहा जाता है प्रपोजर। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं नेशनल पार्टी से हूं और अगर मैं नामांकन पत्र भरने जा रही हूं, तो अगर मैं नेशनल पार्टी से हूं तो मुझे एक गवाह तो लगेगा जो इस फॉर्म पे साइन करेगा और वो उसी क्षेत्र का जो है उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और वो उसी क्षेत्र का होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं नेशनल पार्टी की हूं तो मुझे तो एक प्रपोजल लगेगा, लेकिन अगर मैं निर्दलीय हूं तो मुझे 10 लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा कि मेरे इलेक्शन जो फॉर्म है, जो नॉमिनेशन पेपर है, उसके गवाही के तौर पर उस पर साइन करो। और देखिए मैं आपको बता दूं 4 पत्र, अगर मैं कोई कैंडिडेट हूं तो मुझे 4 पत्र मिलते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम आपको 4 फॉर्म देंगे। अगर आपका एक फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, कुछ इधर उधर हो जाता है, गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है, गलत साइन हो जाता है, तो 4 मौके देता है इलेक्शन कमीशन कि आप 4 पत्र, 4 जो ये पूरे हैं वो आप दाखिल कर सकते हो कि अगर एक कैंसिल होता है तो दूसरा ठीक हो जाएगा, दूसरा नहीं होता तो तीसरा हो जाएगा। तो ये पूरा मामला होता है। अब देखिए रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ के सामने प्रस्तुत होना जरूरी होता है किस किस को, प्रपोजर को यानी जो गवाह है और जो कैंडिडेट है। जब आप वो इलेक्शन जो नॉमिनेशन पेपर है वो रिटर्निंग ऑफिसर को देते हो तो प्रत्याशी के साथ प्रपोजर का भी होना जरूरी होता है और वो फॉर्म में है जो डिटेल है वो सारी आपको सही सही भरनी होती है, क्योंकि उसमें कोई भी कमी होती है जब उसकी इलेक्शन कमीशन जांच करता है तो नामांकन रद्द भी हो सकता है। और अगर आपने टाइम पर नहीं दिया है, मतलब अगर जो लास्ट डेट है आप उसको एक्सीड कर गए हैं या आपने वक्त पे नहीं दिया, तो भी इलेक्शन कमीशन आपके पत्र को रद्द कर सकता है। साइन में गलती, जो इसी केस में हुआ है कि साइन आपने उसी जगह पे नहीं किया जहां पे होना चाहिए था, या साइन असली नहीं है किसी और का है, तो ये सिग्नेचर वाला मामला बहुत ही खराब होता है। इसकी वजह से कई सारे जो है नामांकन रद्द हुआ है और सूरत वाले मामले भी यही हुआ है, जो साइन करने वाला खुद ही कह रहा है कि हमारे साइन ठीक नहीं है। देखिए दूसरा व्यक्ति, और अगर मैंने आपको क्या बताया कि आप जो प्रत्याशी हैं और आपका जो गवाह है वो साथ होना चाहिए उस वक्त नॉमिनेशन पेपर देने के लिए, लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं है और कोई दूसरा व्यक्ति आया है तो भी इलेक्शन कमीशन जो है आपके नामांकन पत्र को रद्द कर सकता है। अगर आपके फॉर्म में इलेक्टोरल रोल नंबर गलत है, रिकॉर्ड में रजिस्टर ही नहीं है प्रपोजर का, या फिर मतदाता सूची उसमें नाम ही नहीं है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट में अगर कोई कमी है, मतदाता सूची में नाम नहीं है, तो ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं जो इलेक्शन कमीशन देखता है। इसमें कहीं में भी खामी आई और आपका नामांकन पत्र रद्द हो जाता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ सूरत में, बरेली के भी बीएसपी प्रत्याशी का नामांकन पत्र रद्द हो गया तो बरेली से बीएसपी जो है बाहर हो गई है। कोकराझार में भी ये एक जीएसपी के कैंडिडेट का उधर से नामांकन पत्र रद्द हो गया। खजुराहो में तो सबको पता है, मैंने अपने शो में बता रखा है कि समाजवादी पार्टी को एक अकेली सीट मिली थी मध्य प्रदेश में, लेकिन जो उनकी कैंडिडेट थी मीरा यादव, उनका नामांकन पत्र रद्द हो जाता है। वो साइन शायद उन्होंने सही जगह पे नहीं किया था, ये बोला गया। अब वहां की जो खजुराहो की जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको ही इंडिया गठबंधन को अपना जो सपोर्ट है वो एक्सटेंड करना पड़ा, क्योंकि एसपी
बीजेपी तो वहां पर अपना नामांकन पत्र बचा नहीं पाई। और देखिए मैं आपको बता दूं, 18 जगहों पर बीजेपी ने ऐसी कोशिश की थी। हमारे सूत्र बता रहे हैं, हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि सिर्फ सूरत ऐसी जगह नहीं है गुजरात में जहां पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि नामांकन पत्र में गड़बड़ी है। 18 ऐसी जगहों पर कोशिश की गई थी कि नामांकन पत्र में गलती करवाकर और जो सामने वाला जो विपक्षी है या सामने वाला जो कैंडिडेट है उसका नामांकन पत्र रद्द करवा दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सूरत में तो भाई साहब जीत ही गए। चंडीगढ़ की तरह उठे आरोप पर बड़े सवाल मैं आपको बता चुकी हूं कि कांग्रेस तो यही कह रही है कि जिससे चंडीगढ़ में रिटर्निंग ऑफिसर ने गड़बड़ी की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी थी, यहां पे भी हो सकता है कि एक साथ आप सारे जो है कैसे कैंसिल कर सकते हो। तो इसमें यह हो सकता है रिटर्निंग ऑफिसर भी इन सबके साथ मिलावा हो, ये कांग्रेस के आरोप है। अब मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाती हूं। 1951 से अब तक 35 लोग निर्विरोध जीत चुके हैं। 1951 जब से चुनाव चालू हुए तब तक 35 लोग अब तक ऐसे हैं जो कि निर्विरोध जीते जा चुके हैं। देखिए डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध जीती थी 2012 में, आपको याद होगा अखिलेश यादव जब सीएम के लिए चले गए थे तो उनकी सीट खाली हो गई थी कन्नौज, तो उससे जो डिंपल यादव है वो निर्विरोध जीत गई थी। फिर ऐसे कई बड़े नाम हैं, वाई चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्ण मेहताब, टीटी कृष्णमाचारी, पीएम सईद और एससी जमीर भी इस लिस्ट में शामिल हैं 35 लोगों की। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर बता देती हूं, जो ये 35 लोग मैंने आपको बताएं इसमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस के लोग हैं जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। तो अगर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है तो एक बार खुद के गिरेबान में भी झांक ले कि उनके ही सबसे ज्यादा निकले हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसी स्ट्रैटेजी प्ले की होगी कि कहीं ना कहीं से आपने सामने वाले के नामांकन पत्र में गलती बता दी, कुछ स्ट्रैटेजी प्ले कर दी और सामने वाले का नामांकन पत्र ही आपने कैंसिल करवा दिया। तो देखिए पूरा मामला मैं आपको समझा चुकी हूं अच्छे से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या अगर कांग्रेस इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती है और क्या इस चीज की जांच होगी, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीजेपी की ये जो पहली जीत हुई है सूरत सीट से, क्या उसको रोकने में कायम होगा या कांग्रेस इसके आगे के जो इनके लीगल प्रोसीजर्स हैं वो क्या होने वाले हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपने देख लिया होगा कि कैसे राजनीति खेली जाती है, कैसे गेम्स खेले जाते हैं, और आपको हंसी भी आई होगी कि कैसे इन्होंने पूरी तरीके से इसको प्लान किया, अपने पार्टी वालों को अंधेरे में रखा और फिर अभी थोड़े दिनों बाद अगर खबर आ गई कि ये बीजेपी में शामिल है, अचानक से अंडरग्राउंड से सामने आते हैं कि मैं तो बीजेपी में शामिल हो गया। तो ये जो पूरी राजनीति है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।